तो नाउ टुडेज टॉपिक इज आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी हम जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें जब हम जानेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, तो एक चीज तो हम बाद में क्वेश्चन भी देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट में क्या डिफरेंस है। तो व्हेन आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म, तो देखो अगर एक मेटल है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल में ऐसे नहीं कि 100%, मतलब मेटल और नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनता है वो एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, यानी कि अगर हम एस ब्लॉक के बारे में बात करें, एस ब्लॉक मेटल होता है, एस ब्लॉक के बारे में अगर हम बात करें, और पी ब्लॉक तो ज्यादा नॉन मेटल होता है, अगर एस ब्लॉक का पी ब्लॉक के साथ अटैचमेंट होगा तो वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है। चलो अब एग्जांपल पे हम समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, हाउ द आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मान लो सोडियम है। ठीक है, अब सोडियम क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सोडियम इज मेटल, सोडियम क्या है, मेटल है। तो मैं यहां पर सोडियम को लिख रहा हूं, गैसियस स्टेट में ले रहा हूं, तो सोडियम इज मेटल है। सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बन जाता है ये केटायन। तो ये केटायन बन जाता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और यहां पर इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये स्टेबल हो गया। ये जो है सोडियम प्लस, ये ऑक्टेट के अकॉर्डिंग स्टेबल है, चार्ज की वजह से परेशान है। दुनिया का कोई भी चीज नहीं चाहता है कि आयनिक हमारे ऊपर चार्ज रहे, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। दुनिया का कोई भी चीज नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर चार्ज रहे। तो हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, तो इसके बारे में हम ये बोलेंगे कि Na+ इज स्टेबल, Na+ इज स्टेबल, स्टेबल है कैसे, अकॉर्डिंग टू चार्ज, सॉरी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए स्टेबल है, लेकिन जब स्टेबल होता तो रिएक्शन करने क्यों जाता ये, बट इट इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। इसको चार्ज नहीं चाहिए, चार्ज की वजह से परेशान है, जैसे दुनिया कोरोना की वजह से परेशान है, तो एटम चार्ज की वजह से परेशान रहते हैं। उनको चार्ज एक बोझ की तरह होता है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, वो चार्ज बोझ की तरह है उनके। ऑक्टेट कंप्लीट किया, कैसे किया, तो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिया है कि आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो लूज करने में एनर्जी जो लगाया होगा आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ लगा होगा, केटायन बन गया होगा। वो हम आगे का बात सीखते हैं। अब हमारा पीरियोडिक टेबल इसके पहले का बात था कि सोडियम गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराने में जो एनर्जी लगता है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम बोल भी सकते हैं कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, अब ये अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। मंजिल क्या था इसका, अच्छा इससे भी पहले हमने आपको बताया था कि सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो सबसे पहले हम उसको गैसियस फेज में लाते हैं। तो हम इसको कौन सा हीट बोलते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन,
हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये सब चीजें हम पीरियोडिक टेबल में देख चुके हैं। यहां तक चीजें जो है हम पीरियोडिक टेबल में देख चुके हैं कि सोडियम अपना स्टेट पहले चेंज करता है, सॉलिड से गैस बनता है, फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करने के बाद उस पर केटाइन आता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करता है तो उसके ऊपर केटाइन आता है, केटाइन। अब हम ये आगे की चीजें हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो हम इसके आगे की चीजें अब देख रहे हैं कि अब क्या होगा इसके साथ। चलो सोडियम को हमने पीरियोडिक टेबल में केटाइन बना दिया था, तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या बनाएगा इसको? पीरियोडिक टेबल में सोडियम से सोडियम प्लस बना दिया तो केमिकल बॉन्डिंग क्या बनाएगा? तो ये परेशान है, ये नहीं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो आराम से जाके निश्चिंत है पूरा कि हम तो स्टेबल है, चार्ज लेकिन लेके घूम रहा है। तो दूसरे बोलेगा कि तुम कैसे स्टेबल हो, तुम्हारे ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो ये बोलेगा कि ठीक है हम स्टेबल ऑक्टेट के अकॉर्डिंग है, चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं है। चार्ज हमारे ऊपर है तो ये क्या करेगा? अपने चार्ज को कंपनसेट करने के लिए, हटाने के लिए ये ढूंढता हुआ दूसरे के पास जाएगा। कहां जाएगा? तो ये जाएगा उसी समय क्लोरीन होगा। क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन माइनस बनता है, तो हम इसकी स्टोरी पढ़ चुके हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इसके बाद क्या होगा? तो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो क्या ये आराम से बैठ जाएगा? नहीं, ये बोलेगा कि हम स्टेबल है, यानी दिस वन इज एनायन। तो एनायन कभी स्टेबल नहीं होते हैं, केटायन कभी स्टेबल नहीं होते हैं। तो इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू, it is stable according to octet but unstable according to charge। ये चार्ज की वजह से परेशान है, ये अपने ऊपर निगेटिव लेके घूम रहा है और बोल रहा है कि हम परेशान हैं, हमने तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है लेकिन हमारे ऊपर चार्ज आ गया है, हमारी चार्ज हटाओ। अब क्या होगा? एक केटायन और एक एनायन, ये परेशान था क्योंकि इसके पास पॉजिटिव था और ये परेशान था क्योंकि इसके पास नेगेटिव था। तो दोनों को परेशानी दूर करने के लिए दोनों ये सब काम एक ही कंटेनर में हो रहा था, ये सब काम एक ही कंटेनर में हो रहा था। तो पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ छोड़ दिया था लाके, पीरियोडिक टेबल में केटायन बना के छोड़ दिया था, एनायन बना के छोड़ दिया था, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा के हमने छोड़ दिया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा के छोड़ दिया था। अब उसके बाद क्या होगा? तो केटायन और एनायन को मिला देंगे, दोनों भटकते हुए जाएंगे और बोलेंगे, केटायन क्या बोलेगा कि हम परेशान हैं और एनायन बोलेगा हम भी परेशान हैं, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग नहीं, हम दोनों परेशान हैं। तो बोलेगा दोनों आओ मिल के बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाने के बाद ये NaCl आके दोनों मिलके बॉन्ड बना लेगा। बोलेगा आओ दोनों मिल जाते हैं, और मिलते ही एक Na+ का और Cl- के बीच में एक बॉन्ड स्थापित होती है, क्योंकि जब दो चीज मिलते हैं तो उनमें क्या होता है? एक रिलेशन आता है। जब जो दो चीज मिलेंगे तो उनमें क्या बॉन्ड बनता है? एक रिलेशन बनता है। तो दोनों के बीच में जब दोनों मिले, एक प्लस और एक माइनस मिला, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन बना, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, ठीक है। और बॉन्ड इसलिए बना क्योंकि दोनों परेशान थे, तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए दोनों मिल गए, और मिलते ही बोले कि प्लस और माइनस एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी इसका प्लस और इसका माइनस दोनों एटम आते ही अपना चार्ज क्या कर लिए? चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिए, यानी प्लस और माइनस मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, दोनों चिपक गए एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बना हुआ, ग्लू का काम किया, फेविकॉल का काम किया। यहाँ पे दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये परेशान थे और परेशान होकर घूम रहे थे, ये परेशान था, ये परेशान था, अब ये दोनों जब मिले तो इनकी परेशानी दूर हुई।
तो जब परेशानी दूर हुई तो इनके बीच में बॉन्ड बना। जैसे ही बॉन्ड बना तो थोड़ा सा अपने आप को क्या राहत महसूस किया होगा कि नहीं नहीं हमारे अंदर बॉन्ड बना है, हम तो थोड़ा सा स्टेबल फील कर रहे हैं, हम स्टेबल फील कर रहे हैं। जब स्टेबल फील कर रहा होगा तो अपना एनर्जी क्या कर दिया होगा, थोड़ा सा रिलीज कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि दोनों भड़कते हुए एक दूसरे से मिले और मिलने के बाद अपने आप में क्या हो गए, बॉन्ड बना दोनों के बीच में। दोनों ने मिलके बोले हम भी परेशान हैं तुम भी परेशान हैं, आओ मिलके बॉन्ड बनाते हैं। और जैसे ही बॉन्ड बना बोले हम दोनों स्टेबल हो गए, और जैसे ही स्टेबल हुआ तुरंत एनर्जी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो यहां से एनर्जी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो जब जब बॉन्ड बनता है तब तब एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि बॉन्ड बनने का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना, स्टेबिलिटी आना। तो स्टेबिलिटी केमिस्ट्री में इस चीज को बताता है कि जब हम बॉन्ड बनाएंगे तब तब एनर्जी हम रिलीज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए एनर्जी रिलीज होता है क्योंकि दोनों परेशानी से क्या हो गए, अनस्टेबल से क्या हो गए, स्टेबल। क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या थे, अनस्टेबल थे, दोनों अनस्टेबल थे, अब क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो जब कोई चीज अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। इसीलिए जब जब बॉन्ड बनेगा, व्हेन बॉन्ड विल बी फॉर्म देन एनर्जी विल बी रिलीज। जब जब बॉन्ड बनेगा तब तब एनर्जी रिलीज होगा। क्योंकि दोनों ये परेशान था, क्योंकि ये अपना केटायन घूम रहा था, बोल रहा था हमारे ऊपर प्लस है हम परेशान है। Cl माइनस भी परेशान था, वो भी बोल रहा था कि हम भी परेशान है हमारे ऊपर नेगेटिव है। तो दोनों ने मिलके डिसाइड किया आओ दोनों हम मिलके बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड जैसे ही बना वो चार्ज वो चार्ज क्या हो गया, वो चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया, वो चार्ज एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यानी दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास आ गए और एक बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। यानी चार्ज विल बी कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड। और जैसे ही अनस्टेबल से स्टेबल में गया, बॉन्ड बना उनके बीच में, वैसे ही एनर्जी रिलीज हो गया और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक होता है। यानी व्हेन बॉन्ड विल फॉर्म देन एनर्जी विल बी रिलीज। ठीक है, इस एनर्जी का हम नाम देंगे लेकिन अभी नहीं देंगे, अब चीजें समझो। तो इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। अब मुझे बताओ आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन क्या होगा। अभी तक चीजें बता दी है, डिफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, खुद से बताओ क्या होगा। आयनिक बॉन्ड कैसे डिफाइन करोगे, हाउ टू डिफाइन, बिना देखे बिना समझे अपने आप से डिसाइड करो, तुम्हारा दिल दिमाग क्या बोल रहा है, कैसे डिसाइड करोगे। अभय कुमार, अभय है ना, व्हेन एटम कंबाइन तो आयनिक बॉन्ड, और कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। एटम कंबाइंड हो जाता तो आयनिक बॉन्ड, तो इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर उसमें भी एटम कंबाइंड होता है। क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, ए बॉन्ड एस्टेब्लिश, किसके बीच में एस्टेब्लिश हो रहा है, केटाइन एंड एनाइन के बॉन्ड बीच में। ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अपोजिट चार्ज केटाइन एंड एनाइन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केटाइन और एनाइन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, देन bond will be formed, that bond is known as ionic bond. After the formation energy will be released, that is exothermic process. तो मैं सब लिखवा रहा हूँ, पहले बोर्ड पे जितना लिखा हुआ छापो, फिर आगे मैं बात करता हूँ, लिखवाता हूँ कि आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन क्या है। तो एक बॉन्ड बनने के पहले क्या क्या हुआ होगा वो चीजें लिखो, पहले छापो यहाँ से। सृष्टि, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिकॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल टू नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल। एक ही बार क्यों 50 बार भेज रहे। आयनिक बॉन्ड केटाइन एंड एनाइन इज आयनिक बॉन्ड।
चिन्मय, when the electronegative and electropositive atom combine to form ionic bond. इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, चलिए इसको छापो, इसके बाद हम डिफिनेशन पे जाएंगे। छाप लिए? चलो, अरे छापे कि नहीं छापे? हो गया ना? चलो, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? अरे चमक रहा है। चलो, अब देखो, क्या देखोगे? ये देखना है कि इनको मिलाने के लिए क्या क्या हमने किया, क्या क्या दिमाग लगाएंगे हम। सोचो, इनको मिलाने के लिए हमने क्या क्या किया, बहुत कहानी है इसके पीछे। हमने पहले इसको एनर्जी रिलीज किया, सॉरी, इसको पहले हमने केटाइन बनाया, इसको हमने एनाइन बनाया, तब जाके दोनों को मिलाया, तब एनर्जी रिलीज हुआ, दोनों के बीच में बॉन्ड बना। तो एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या हो सकता है? क्या तुम चाहोगे केटाइन बनाने के लिए एनर्जी ज्यादा हम दे? ऐसे नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसे दिमाग लगाओ, सोचो चीजों को सोचो कि केटाइन बनने के लिए क्या तुम चाहोगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे? चाहोगे? अरे चाहोगे कि नहीं चाहोगे? हम ये चाहेंगे ना कि एनर्जी ज्यादा दे। केटाइन बनाने के लिए हमारा चाहत क्या होगा? हम एनर्जी ज्यादा दे, यही होगा ना? हम यही चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। कोई हमारे बातों में भी हाँ में हाँ मिला रहा है। कौन है ये? अथर्व। यस, तुम चाहोगे कि एनर्जी ज्यादा दे? दुनिया का कोई भी चीज नहीं चाहता है कि हम पूरा एनर्जी लगा के काम करें। तो फिर तुम यहाँ क्यों चाहोगे कि एनर्जी ज्यादा दे? हम ये चाहेंगे कम से कम एनर्जी में केटाइन बन जाए, कोई भी एटम हो। तो पहला कंडीशन ये है कि कोई भी केटाइन बनाने के लिए हमें कम से कम एनर्जी देना पड़ेगा, कम से कम एनर्जी देना पड़ेगा। यहां क्या चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या हो? रिलीज हो। यहां क्या चाहोगे? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या हो? रिलीज हो। एक रिलीज होना अच्छा बात है ना। और यहां क्या चाहोगे? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या हो? जब बॉन्ड बने तो अट्रैक्शन ज्यादा हो। तो कुल मिला के इन चीजों को हमें चाहना है। तो मैं अभी तुम लोग को स्टोरी बता रहा हूं। अभी डिफिनेशन अभी नहीं लिखवाऊंगा मैं। अभी चीजों को समझो, रटना नहीं है, दिमाग लगाना है, सोचना है उसके पीछे क्या है, लॉजिक डेवलप करना है। इन्हें रट लिए, डिफिनेशन रट लिए, बैठ गए, हो गया हमारा काम, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चीजों को अभी समझो। अब फिर से हम NaCl बना रहे हैं, फिर से हम क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं। तो ध्यान से समझना अब कि NaCl हमने कैसे बनाया। एक तो हमने एक तरीका से बनाया, एक और तरीके से हम बना रहे हैं। NaCl का हम पूरा कहानी बता रहे हैं कि NaCl कैसे बना होगा। NaCl ऐसे नहीं बनता है। अब NaCl हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तब हम बताएंगे कि इस चीज को बनाने में कहाँ एनर्जी हमने दिया है, कहाँ रिलीज हुआ है, किस एनर्जी को क्या नाम देंगे। ठीक है, बिना नाम दिए अच्छा भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले हमारे को दे दिया गया कि तुम NaCl बनाओ। तो NaCl पहले हमें सोडियम स्टेट में दिया जाएगा, लो ये सोडियम, और क्लोरीन दिया जाएगा। तो क्लोरीन तो हमें Cl तो एग्जिस्ट करता नहीं है, Cl2 एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन होता है क्या? क्लोरीन नहीं होता है, Cl2 होता है। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन करके और क्या बनता है? NaCl बनता है। ठीक है, बैलेंस नहीं है तो हम यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 और ये 2 क्या हो जाएगा? 1। तो ये हमने Cl बनाया है। अब NaCl जो बनता है वो सॉलिड स्टेट में बनता है। बहुत अजीब गरीब कहानी है। एक गैस और एक सॉलिड और एक ये मिला और बन रहा है क्या? सॉलिड बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना।
सबसे पहले हमने क्या किया होगा इस NaCl को बनाने के लिए। मान लो तुम लैब में बैठे हो, सोचो, रटना नहीं है चीजें, तुम दिमाग लगाओ क्या क्या किए होगे। सोडियम तुम्हें दिया गया होगा, तो सोडियम जब दिया गया होगा तो सबसे पहले क्या किए होगे, तुम क्या करोगे लैब में जाके, सोचो क्या करोगे। तो सोडियम को पहले क्या करोगे, गैसियस स्टेट में लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो सोडियम को बदलोगे गैसियस फेज में। तो बताओ एक सोडियम को गैस में बदलने के लिए कौन सा एनर्जी देंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच मतलब हीट कितना हमने दिया, हम इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। अब हमारा गैस सोडियम गैस में आ चुका है, अब सोडियम से क्या बदलेंगे, सोडियम प्लस बदलेंगे। तो सोडियम से सोडियम प्लस में बदलने के लिए कौन सा एनर्जी दिया जाता है, बताओ जल्दी जल्दी, कौन सा एनर्जी दिया जाएगा। सोडियम से सोडियम प्लस में बदलने के लिए कौन सा एनर्जी दिया जाता है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने को हम क्या बोलते हैं, आयोनेशन एंथैल्पी। यहां तक सोडियम पहुंच गया है। अब देखो यहां पर, अब ये क्लोरीन है, तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं क्लोरीन, लेकिन ये क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन तो ऐसा होता है Cl2 होता है। तो अभी थोड़ा आगे हम सीख लेंगे, इनके बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड ब्रेक करने को हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम यहां जो बोलेंगे डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अभी फिलहाल इतना समझना कि बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी दिया जाता है दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, मैं एक चीज थोड़ा यहाँ चेंज कर रहा हूं, क्या, अभी इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पर जो होगा, जो वैल्यू होगा उसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर कोएफिशिएंट में 1/2 है। तो फिलहाल अभी इतना समझना कि 1/2 है, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ कितना क्लोरीन मिलेगा, एक मिलेगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक ही क्लोरीन दे रहा है। अब क्लोरीन तो गैसियस स्टेट में था पहले से, इसको तो हमें गैसियस में बदलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बदलने के पहले हमने अब Cl को क्या बनाना है, Cl-। तो बताओ यहाँ पर कौन सा एनर्जी लगेगा या रिलीज होगा, कौन सा एनर्जी रिलीज होगा, हम यहां बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बोलेंगे ना। अब ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनोगे, ये परेशान था, ये परेशान है, दोनों परेशानी दूर करने के लिए ये सब एक ही कंटेनर में हो रहा है, दोनों आपस में मिल जाएंगे। और जैसे मिलेंगे, जैसे दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे Na+ और Cl- तो बनेगा NaCl, ठीक है। और यहां से जैसे ही मिलेंगे तो यहां से एक एनर्जी रिलीज होगा, यहां से एक एनर्जी रिलीज होगा। अभी बताया ना कि व्हेन बॉन्ड विल फॉर्म देन एनर्जी विल रिलीज। जब दोनों में बॉन्ड बनेगा, व्हेन बॉन्ड विल फॉर्म देन एनर्जी विल रिलीज, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। और उस रिलीज एनर्जी को हम नाम देते हैं, बताओ क्या नाम देते हैं, रिलीज एनर्जी को क्या नाम देंगे, तो रिलीज एनर्जी को हम नाम देते हैं लैटिस एनर्जी। तभी समझना, मैं डिफिनेशन सबका दूंगा और मैं चीजें तुम्हें दिखा रहा हूं कि कौन क्या क्या है, इसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो डिफिनेशन हम बाद में देंगे, अभी चीजें हम समझते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब दो मिलते हैं तो सोडियम NaCl का फॉर्मेशन होता है। तो एक NaCl बनाने में इतना चीजें हमें लगता है। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ हर पॉइंट पर हम ये चीज जानेंगे कि एनर्जी कब हमने दिया। तो बताओ सब्लिमेशन एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है, सोच के बताओ, रट के मत बताना। सब्लिमेशन एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होगा ना। तो सब्लिमेशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा ना।
क्योंकि हमारे क्लास में गधे गधे बैठे हैं एंडोथर्मिक, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि सॉलिड से जब गैस में जाना होगा तो हीट निकलेगा कि हीट देना पड़ेगा। सॉलिड से जब गैस में जाना होगा, आइस को जब वेपर बनाना होगा तो हीट निकालोगे, उसमें से हीट दोगे। तो रटो मत, उसको समझो। आइस को जब हम वेपर बनाना होगा, जैसे नेप्थलीन बॉल है, नेप्थलीन बॉल देखोगे या कपूर देखोगे, कपूर क्या होता है या नेप्थलीन बॉल क्या होता है, वेपर बनता है। तो उसमें हीट एब्जॉर्ब करता है तब वो वेपर बनता है। तो जब हम सॉलिड को गैस में लेके जाएंगे तो एंडोथर्मिक होगा। अब बताओ मुझे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है? इलेक्ट्रॉन्स निकालने को में हीट देते हैं या हीट रिलीज होता है? तो हीट देते हैं, यानी ये एंडो है, एंडोथर्मिक है। अब इस चीज का हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस चीज से लेना देना है, चीजों को हमें समझना है। अब मुझे बताओ, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी हम देते हैं, देंगे या रिलीज होगा? तोड़ने में एनर्जी देंगे या रिलीज होगा? किसी चीज को तोड़ना है तो एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा? वो नहीं समझ में आ रहा है। एंडोथर्मिक, ये इसको तोड़ना है बॉन्ड को, तो तोड़ने में हीट देना पड़ेगा ना। मान लो आइस है, आइस के बॉन्ड को तोड़ना है, वेपर बनाना है। तो वेपर बनाने का मतलब क्या हुआ? तुम आइस के बॉन्ड को तोड़ रहे हो, जो वाटर का बॉन्ड है उसके अंदर, वो बॉन्ड को तुम क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। तो तोड़ोगे तो हीट देना पड़ेगा ना। और जब बॉन्ड जुड़ता है तो हीट क्या होता है? रिलीज होता है। तो जब वाटर से आइस बनता है तो हीट क्या होता है? रिलीज होता है, तो बॉन्ड और जुड़ता है। तो ये क्या होगा? एंडोथर्मिक। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पर क्या है? एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब मैं यहां पर जब ये दोनों मिले, व्हेन बॉन्ड विल फॉर्म, तो बॉन्ड जब फॉर्म होता है, ठीक है, तो लाइटिस एनर्जी, यानी यहां एनर्जी रिलीज होता है, तो ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक। तो याद रखना हमेशा, लाइटिस एनर्जी जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, इसके बाद हम अब एक एक पॉइंट पे आएंगे। क्या क्या पॉइंट पे आएंगे? कि एक आयनिक बॉन्ड बनने के पहले, आयनिक बॉन्ड बनने के पहले आपसे जब कंडीशन पूछा जाएगा तो तब आप डिस्कशन करोगे आयोनेशन एनर्जी का। यानी आयनिक बॉन्ड बनने के लिए तुम क्या चाहोगे? एनर्जी ज्यादा देना चाहोगे या कम देना चाहोगे? यहां चाहोगे कि एनर्जी ज्यादा दे या कम दे? हम चाहेंगे एनर्जी कम दे। यानी एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और एक यहां क्या चाहोगे? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या हो? रिलीज हो। हम ये चाहते हैं कोई चीज, सिस्टम ज्यादा एनर्जी रिलीज करे, एब्जॉर्ब ना करे, तो ये कम होना चाहिए। तो एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, और ये भी ज्यादा होना चाहिए, यानी जो एंडो है वो कम होना चाहिए और जो एक्सो है वो ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद ओवरऑल, मतलब पूरा हम जब ये क्या करेंगे, ओवरऑल जब हम सारे चीजों को हम ऐड कर देंगे एक बार, हम बाद में भी ऐड करेंगे, जितना हमने लेन देन किया है, जितना हमने लेन देन किया है कि हमने हीट लिया, हीट रिलीज किया, कहीं ले रहे हैं, कहीं रिलीज कर रहे हैं, कहीं ले रहे हैं, कहीं रिलीज कर रहे हैं, ओवरऑल क्या आना चाहिए? ओवरऑल क्या आना चाहिए? ओवरऑल क्या आना चाहिए? निगेटिव या पॉजिटिव? हीट रिलीज होना चाहिए या एब्जॉर्ब होना चाहिए? ओवरऑल। कोई चीज एक बॉन्ड बनता है तो ओवरऑल क्या होना चाहिए? ओवरऑल निगेटिव होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। क्यों? नहीं होगा तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। उसमें हीट दोगे तो जो भी चीज होता है वो टूट जाएगा वो। तो एक बॉन्ड बनने के लिए ओवरऑल जो चीजें हमने किया है, तो कुल मिला के हम ये चाहेंगे कि वो चीजें सबका सम करेंगे, तो एक चीज हमारा आना चाहिए कि निगेटिव आना चाहिए। कभी पॉजिटिव आएगा तो गलत है, वो बॉन्ड बनता ही नहीं है, कभी नहीं बनता है। समझ में आया क्या? मान लो हम पैसा ले भी रहे हैं, पैसा दे भी रहे हैं, पैसा हम ले भी रहे हैं और पैसा दे भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए
कि ले हम कम और दे ज्यादा, 100 रुपया ले और 500 रुपया बांट दे, तो हम तो खुद क्या हो जाएंगे? अच्छा बात नहीं है फिर हमारे लिए। लेंगे कम और देंगे ज्यादा, वहां तो हमने देने वाला बात, मतलब देना अच्छा बात हमारे लिए नहीं है। और इसके लिए अच्छा बात क्या है? रिलीज करना। तो हम ले रहे हैं 500 रुपया और दे रहे हैं 1000 रुपया, तो वो हमारे लिए अच्छा बात नहीं है, हमारे उल्टा अच्छा बात है। कंगाल हो जाएंगे। तो हम मान लो हमने लिया 500 और दिया 1000 रुपया, वो अच्छा बात नहीं। अच्छा बात क्या है? 1000 रुपया लो और 500 रुपया दे दो, वो अच्छा बात है। तो इसके लिए अच्छा बात क्या है? हीट एब्जॉर्ब कम हो और रिलीज ज्यादा हो, उतना ही एनर्जी क्या होगा? अच्छा बॉन्ड बनाएगा, उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो चीजें अभी स्ट्रॉन्ग के बारे में भी जाएंगे हम। तो इसका पहले लिखो, इसके बाद हम आते हैं डिफिनेशन पे। तो इस सब चीजों से क्या हम समझ में आ जाएगा? इस चीजों से हम आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन निकालेंगे, आयनिक बॉन्ड का कंडीशन निकालेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड कब स्ट्रांग होता है। तो ये सब चीजों से समझने के बाद तब हम आयनिक बॉन्ड के डिफिनेशन निकालेंगे। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इन्हीं चीजों से समझ में आता है कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए एक अच्छा कंडीशन क्या है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या क्या है। तो इन चीजों से हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये हमने कहानी एक गढ़ लिया है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कब स्ट्रांग होता है, तीसरा पॉइंट पे हम आएंगे कि आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो सब में मान लो आयनिक बॉन्ड बना, NaCl में भी आयनिक बॉन्ड बना, KCl में भी आयनिक बॉन्ड बना। ठीक है, आयनिक बॉन्ड किसमें अच्छा बना? तो सर ने बोला था, अब मान लो हमने एग्जांपल लिया NaCl का, तो हमने ले लिया। ठीक है, कि Na ने और Cl ने जब मिला था तो NaCl बना था। अब K प्लस और Cl बनेगा तो बनेगा KCl। अब दोनों में आयनिक बॉन्ड बना है। अब स्ट्रॉन्ग कौन बनेगा? तो सुनो, अब Cl तो कॉमन था, अब ये जो पॉइंट है वही डिफरेंशिएट करेगा। अब पोटेशियम को कहां लेके जाना पड़ेगा? पोटेशियम प्लस में। तो बताओ आयोनाइजेशन यहां ज्यादा दोगे कि यहां ज्यादा दोगे? किसमें एनर्जी ज्यादा दोगे? सोडियम को सोडियम प्लस में लाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा या पोटेशियम को लगेगा? सोडियम को लगेगा। इसका मतलब अच्छा बात नहीं है ना, देना अच्छा बात नहीं है। इसका मतलब पोटेशियम में बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ही हीट देते हैं तो ये कहां चला जाता है? पोटेशियम में। तो कुल मिला के ये हमारे सामने इतना चीजें, कोई चीज नॉलेज के लिए, लिंक करने के लिए, इतना लॉजिक के लिए काफी है कि एक आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो क्या क्या होता है। इतना लिखो, फिर मैं डिफिनेशन पे आ रहा हूं कि इसका डिफिनेशन क्या है, फिर फेवरेबल कंडीशन पे आ रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि बॉन्ड कौन स्ट्रांग बना रहा है, फिर हम यहीं से सारे स्टोरी से लिंक करेंगे। तो एक लिंक करने के लिए हमने इतना चीजें आपको बताया। तो एक आयनिक बॉन्ड का भी हमने डिफिनेशन नहीं दिया है, बस ये बता दिए कि ऐसे ऐसे आयनिक बॉन्ड बनता है। तो हम डिफिनेशन जब देंगे तो वो चीजें आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि हमने कैसे उसको डिफाइन किया है, हाउ टू डिफाइन आयनिक बॉन्ड। फिर हम इसी में से चीजें निकाल के लाएंगे हम। लिख लिए क्या?
चलो, तो अभी तो खैर टाइम भी हमारा हो गया, तो पेज नंबर 42 निकालना। मैं एक नॉर्मली आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ, उसको लिख भी लेना आप, ठीक है। तो 42 निकालना, पेज नंबर 42। आयनिक बॉन्ड, क्या डिफिनेशन है आयनिक बॉन्ड का? द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोलते हैं? व्हेन केटाइन एंड एनाइन एक अपोजिट चार्ज में जो अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। तो सेम चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, और अपोजिट चार्ज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चार्ज और चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर इसका पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब केटाइन एंड एनाइन, ठीक है। तो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, मतलब केटाइन एंड एनाइन, which are formed due to transfer of electron from one another। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ कि इसने इलेक्ट्रॉन कहां से गेन कर लिया होगा? तो जो इसने लूज किया होगा इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, इसी इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया होगा? गेन किया होगा। कोई दुनिया दूसरे से नहीं छीन के लाया होगा, तो कंटेनर में दो ही है, तो इसने जो लूज किया है उसी को इसने पकड़ लिया होगा। जो इसने लूज किया होगा उसी ने इसको पकड़ लिया होगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया होगा। यानी कि बाहर से उसके लिए मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ा होगा कि लाओ मेरे लिए इलेक्ट्रॉन। जो इसने लूज किया होगा उसी को इसने क्या किया होगा? गेन कर लिया होगा। तो यही वो बोल रहा है कि चार्ज विच आर फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन अनदर, मतलब ये इसको अपना लूज किया तो ये इसको दे दिया और इसने गेन कर लिया। फ्रॉम वन अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनरली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल ग्रुप 1 एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज रेडॉक्स प्रोसेस। अच्छा, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना रेडॉक्स का मतलब। फंडामेंटल में ही पढ़ा है ना रेडॉक्स रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक रेडॉक्स प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज वन एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स। यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो एक जगह ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक जगह रिड्यूस हो रहा है, दोनों एक ही कंटेनर में हो रहा है और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। जिसने लूज किया तुरंत इसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। तो दिस वन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, दिस वन इज ए रेडॉक्स प्रोसेस। और एक जो लूज करने वाला होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और गेन करने वाला रिड्यूस होगा, ठीक है। अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड अंडरगो रिडक्शन, इसने एक दो एग्जांपल लिख के रखा है, मैंने भी एग्जांपल दिया है। मैक्सिमम ये सब बात अब कल बताएंगे। नेक्स्ट जो है फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है? तो हम क्या चाहेंगे कि कम से कम एनर्जी देना पड़े, ठीक है। अच्छा, लो चार्ज, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। एक फेवरेबल कंडीशन इधर भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तब इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको लिख लेना आप, फिर हम पेज नंबर 42 और 43 के सारे बातें आप लिख लेना। कहाँ तक? फजांस रूल के ऊपर तक, हाँ साइमल्टेनियसली होता है, तो फजांस रूल के ऊपर तक लिख के लाना, बरोबर है? तो लिख के लाना, मैं उसको फिर यहाँ पर समझाऊंगा, फिर फजांस रूल के बारे में और आगे बताएंगे, पहले क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल।